चलिए आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग प्रतिदिन जो भी वीडियो आता है संस्कृत का उसको आप याद करने की कोशिश करें और ये मान के चलें कि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी टकरा सकता है। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, जो बताया जा रहा है बिल्कुल आप एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट रटने की कोशिश करें, कोई भी पॉइंट छोड़ें ना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको कभी ना कभी पेपर में देखने को मिल सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है, अब यदि आप MPTET दे रहे हैं या CTET दे रहे हैं, दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। पेपर प्रतिदिन का बदल के आता है और यदि 10 से 12 शिफ्ट में हो रहा है तो वो पेपर सारे के सारे अलग अलग आएंगे, तो कुछ भी आपके पेपर में रखा हुआ हो सकता है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा सब कुछ याद करना पड़ेगा, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, तब जाकर के बहुत कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। सभी वर्गों का उच्चारण मुख से होता है, जिसमें कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका का योगदान होता है। इन उच्चारण स्थानों से पूर्व वर्ण के विषय में आवश्यक ज्ञान अपेक्षित है। क्या कह रहे हैं कि वर्ण के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं। वर्ण क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है, इन्हें किस किस प्रकार से लिखा जाता है, उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। और आप प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के हिसाब से अपन को तैयारी करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखें, वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे क, ख, ग आदि। और यहाँ पर जो का लिखा हुआ है ये तो हलंत है, इसका उच्चारण करना मुश्किल है। इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? आ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका उच्चारण किया जा सकता है। तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब देखें वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से बताई है, सभी की मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 है। लिखने के आधार पर टोटल 55 हो जाते हैं, लिखने के आधार पर 55 हो जाते हैं। और मूल रूप से कितने हैं? तो 52 हैं मूल रूप से। मुख्य रूप से 44 हैं, संयुक्त रूप से 48 हैं, और संस्कृत में यदि कहा जाए तो कुल टोटल 63 भी हैं। संस्कृत में वर्णों के बारे में आगे अलग से चर्चा करेंगे, अभी तो ये सामान्य सी एक जानकारी है। वर्ण के भेद। संस्कृत में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत की चर्चा आगे कर दी है। संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो स्वर और दूसरा स्वर और दूसरा व्यंजन, जिन्हें स्वर को क्या कहते हैं? अच भी कहा जाता है। छोटी सी बात है, जिन्होंने संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं, ली है, उन्हें समझना है स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, अच। आगे चलते हैं। दूसरा है व्यंजन। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। दूसरा क्या है? व्यंजन। इन्हें हल कहा जाता है। दूसरे क्या कहे? व्यंजन, जिन्हें क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। आप लोग एक एक चीज समझ रहे होंगे और इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाते चलना है और याद करते चलना है। तो व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जो स्वर हैं उन्हें अच कहते हैं। चलते हैं स्वर वर्णों पर। स्वर वर्ण, स्वर क्या कहलाते हैं? जिन वर्गों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं।
ठीक है, अब पूरी संस्कृत के स्वर वर्णों की चर्चा हो रही है, पूरे संस्कृत के जो शब्दार्थ हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्गों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? टोटल 13 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 13 प्रकार के हैं, जिनमें आ, ई, उ, री, ली, ये ली आएगा, ली, ए, ओ और औ। तो इस प्रकार से कितने हैं स्वर? टोटल 5 तो हैं ह्रस्व स्वर, 5 ह्रस्व स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। और 4 हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, और 4 ये जो हैं वो हैं दीर्घ स्वर। और इसके बाद में बचे कितने? अब 5 4 9, 9 और 4 13, जिसमें से दीर्घ वाले ये भी अपन ले लेंगे। आ दीर्घ है, बड़ा आ वाला, बड़ी ई वाला, बड़ा ऊ वाला और री वाला। तो इस प्रकार से ये भी अपन ले लेंगे, तो 4 ये हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 13 प्रकार के। यहाँ मैं गिनती गिन के ये आपको पूरी बता देता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 प्रकार के हैं। तो 13 प्रकार के ये स्वर होते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण नीचे एक एक करके किया हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ एक एक करके दिया हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बिल्कुल एक एक चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ आपको मैंने स्वर बताया, स्वर कितने हैं? 13 प्रकार के हैं। बिल्कुल पूरी उसका खुलासा एक एक करके नीचे सब कुछ किया हुआ है, जिसे आपको सीधा याद करना है। चलें, स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के स्वर हैं। ठीक है, अब करते हैं चर्चा ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे। क्या कह रहे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें आ, ई, उ, री और री, यहाँ पर लरी कर लें, ये लरी होती है, लू नहीं होता, लरी होती है। इनकी संख्या कितनी है? 5 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। ठीक, मूल स्वर जो हैं वो 5 हैं। आ, ई, उ, री और री। और मैं आपसे बोलते जा रहा हूं कि एक एक पॉइंट आप ये याद करते चलें। स्वर, ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। आगे चलते हैं दीर्घ स्वरों पर। ये टोटल 8 प्रकार के थे, तो 8 5 13 प्रकार के हो जाते हैं टोटल। चले, अब चलते हैं दीर्घ स्वर पर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं को समय लगे, वे दीर्घ कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन जो ली लिखा था इसका दीर्घ नहीं होता है, केवल एक ही होता है, ली। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ में आपको समझ में आ गया होगा। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं को समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बता ही दिया है, 8 इनकी संख्या है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और ह्रस्व स्वर जो हैं उनकी संख्या टोटल 5 है। अब चलते हैं प्लुत। एक और
जो स्वर का भेद है प्लुत कहलाता है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, कितना लगे? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, जिसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है प्लुत का। ये कहीं भी आपको ऐसा लास्ट में लिखा दिखे वो प्लुत का चिन्ह है, वे प्लुत कहलाते हैं। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, या फिर ये कहें 3 मात्राओं का समय लगता है, थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, ये तो था स्वर का। अब चलते हैं व्यंजनों के भेद पर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इनके लिए उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता है। अगर स्वर नहीं होगा तो अपन व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना है। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। जैसे यहाँ अपन ने का लिखा और ये हलंत है, इसमें अभी आ नहीं है तो इसको अपन नहीं लिख पाएंगे। या तो इसमें कोई मात्रा चाहिए पड़ेगी, ऐसी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या फिर ये हलंत नीचे ना रहे तो उसको अपन बोल पाएंगे। मतलब जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उनमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो हलंत ऐसे नीचे लगा देते हैं अपन, जिसमें व्यंजन का योग ना हो, ये याद रखना है। अब यहाँ पर व्यंजनों की संख्या गिना रहे हैं, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है व्यंजनों की संख्या, जिसमें से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, मतलब कु, चु, टू, टू, पू, क, च, ट, त, प, इतने 5 प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल वर्ण कितने हो गए? 25। ये कितने प्रकार के हो गए? 25 प्रकार के। ठीक, तो ये याद रखना है, ये 25 प्रकार के हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। उदित वर्ण भी कहते हैं इन्हें, और भी स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और चीज लिख लें आप, स्पर्श व्यंजन। ठीक, ये 2 चीजें आप लोग लिख लें, इन्हें उदित वर्ण कहते हैं और क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें 2 प्रकार से कहते हैं, एक तो उदित वर्ण कहते हैं, ये भी आप याद रखना, और इन्हें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे क्या कह रहे हैं? और वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण हैं, जो हमेशा ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। या, वा, र और ला, या, रा, ला, वा, ये कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हैं, ये आपको याद रखना है। अंतस्थ वर्ण है ये 4 प्रकार के हैं। ऊष्म वर्ण पूछे जाते हैं हमेशा। इन 2 क्वेश्चन में से एक तो आपसे पूछा ही जाएगा, 100% आपसे एक प्रश्न इनका पूछा जाएगा। अंतस्थ वर्ण है और ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण में क्या है? सा, शा, सा और हा, ये भी 4 प्रकार के हैं। 25 प्रकार के ये हुए, 4 प्रकार के ये हुए, 4 प्रकार के ये हुए, और जो आगे अपन ने पहले पढ़े थे स्वर अलग से पढ़े थे, 9 प्रकार से थे वो, और यदि दीर्घ का देख लें तो 13 प्रकार से भी अपन ने पढ़े थे वो, ये काट के 13 भी कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ऊपर लिखे गए ये सभी व्यंजन स्वर सहित हैं। जब किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हल का चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हल्का चिन्ह था यहाँ पर हटा के बताया है, तो हलंत हल्का चिन्ह हटाया तो ये यहाँ पर का पूरा आ गया, यहाँ हलंत थी, का नहीं जुड़ा था, इसमें आ नहीं जुड़ा था। तो इस प्रकार से ठीक, कितना समझ में आया होगा। व्यंजन के भेद, उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया वो यहाँ स्पष्ट किया है बिल्कुल, कि जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। एक एक चीज़ लिखी है मैंने, आप बिल्कुल याद करें, रटें, बहुत अच्छे से होगा आपका। देखें, स्पर्श व्यंजन है, पहले तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ हैं, फिर ऊष्म हैं। एक परिभाषा दी है जो पहले से चली आ रही है। स्पर्श की परिभाषा है, ये आपको याद रखना है। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है। का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 25 है, 25 प्रकार के। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये कितने हैं? 25 प्रकार के। देखिए जो अपन ऊपर पढ़ेंगे उसको नीचे क्लियर किया हुआ है। आगे चलते हैं। अंतस्थ वर्ण जो अपन ने ऊपर पढ़े थे उनके बारे में पूरा बताया है। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतस्थ वर्ण जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। और यणोअंतस्थाः, ये इनकी परिभाषा है इसकी, यणोअंतस्थाः यण वर्ण कहे जाते हैं। यण अंतस्थ वर्ण जो है ना यण कहा जाता है संस्कृत में, या, वा, रा और ला। ठीक, आप ये याद कर लें बिल्कुल। जो भी आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है वो बिल्कुल आप याद करते चलें। ठीक, इतना बन जाएगा। अंतस्थ वर्ण जो हैं वो हो गए। आगे हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों में क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु के धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सल ऊष्माणाम, ये परिभाषा है, अर्थात सल श श श ह ऊष्म संज्ञक व्यंजन हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। ये भी 4 होते हैं। अब कुछ वर्ण और बचे हुए हैं तो उनके बारे में भी नीचे बता रहे हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन बचे हैं, उनके बारे में नीचे देख लेते हैं। संयुक्त, जहाँ 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन और होते हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2-2 व्यंजनों के मूल से बने हैं, मतलब कि मिलने से बने हैं। कौन कौन है ये 3? तो ये भी पूछ लेते हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए मैं तो आपको एक बात बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। ये कहें कि इतने अपन भटके हैं। जब मैंने बीएड किया हुआ था उसके बाद बहुत टाइम बाद मध्य प्रदेश में भर्ती आई है, और शायद ये कहें कि एक अकाल सा रहा नौकरियों का। ज़्यादा नौकरियां नहीं निकली उतने टाइम में। 2014-15 से लेकर के और 17-18 के बीच में बहुत कम भर्तियाँ आई। तो इतने समय में बहुत सारे पेपर अपन ने दिए। तो लगभग और भी अपन पेपर लगाते भी रहे हैं। 2007-8 से लेकर के और अभी तक के बहुत सारे 18-17 तक की जितनी परीक्षाएं हुई सभी लगाई, जिनमें ये प्रश्न बहुत सारे मिले। तो ये आप बिल्कुल एक एक चीज़ को रट लें बिल्कुल। जिनमें ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्णों में देख लें एक बार। का और शा, इससे मिलकर के बना क्षत्रिय वाला क्ष। ता और रा से मिलकर के बना त्रा। जा और या से मिलकर के बना ज्या।
ठीक, तो इतना आपसे बन ही जाएगा बिल्कुल। देखिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, प्रतिदिन याद करने की कोशिश करें तो सब कुछ हो जाएगा। और आपने यदि संस्कृत ली है और पहले आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ी आपको लगेगा कि हाँ कुछ हार्ड सा है, लेकिन जब याद करने को आप बैठेंगे तो आराम से सब कुछ आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है, सिलेबस आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना अपन ने कर लिया है। संयुक्त व्यंजन जो हैं वो हो गए। अब और भी बहुत सारे वर्ण हैं जिनके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। टाइम भी आपका हो रहा है, लगभग 30 मिनट का अपन ये वीडियो कर देते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण, इनके बारे में भी पूछा जाता है। अनुस्वार, अयोगवाह वर्ण और कौन कौन से हैं, तो उनमें पहला अनुस्वार है। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाई जाती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद ना अथवा माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे इयम, यहाँ पर ने लिखा इयम, इयम में एक बिंदी ऊपर लगा दी ये। ईशान, ईशांशी, यशांसी, तो यशांसी ये बिंदी अपन ने ऊपर लगा दी, ये कह रहे हैं। अब है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, तो अनुनासिक 5 व्यंजन अनुनासिक होते हैं, आपने पढ़े ही हैं। पहले वाले जो का वर्ण है उसका अंतिम वर्ण, चा का अंतिम वर्ण, ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार कहा जाता है, जिसमें चंद्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये कहें कि ये अनुनासिक वर्ण हैं, इनके ऊपर एक बिंदियाँ आ रही हैं। ये आगे चलते हैं। अब है विसर्ग। अगला क्या है, विसर्ग है। स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को, जो स्वर हैं स्वरों के जो आगे 2 बिंदु आते हैं इस प्रकार के, इन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे हा की तरह होता है, हा हा आहा आहा, इस प्रकार से आधे हा की तरह होता है। इनका प्रयोग किसी के बाद किया जाता है, किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह रा और सा के स्थान पर भी आते हैं, ये आप याद रखना, कभी भी मतलब ये पूछा जा सकता है। ये हा और रा के स्थान पर भी आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी। जैसे यहाँ बताया रामः बालकः, उदाहरण दे करके। तो आज आप लोगों के लिए इतना कुछ बहुत है, आज आप इतना याद करें। और जो अगला वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसमें कितने वर्ण माने हैं, कितने उच्चारण स्थान अपन को सीखना है, ये सारी की सारी चीज़ें। और एक एक करके उच्चारण स्थान के बाद भी बहुत सारा मैटर है, जिसमें लगभग अभी 4-5 पेज और बाकी हैं, ये कर लेंगे। और अभी तो बहुत सारा सिलेबस है, थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और पेडागोजी के लिए मैं आपको बता दूं कि पेडागोजी के वीडियो पहले से डले हुए हैं, बहुत सारे हैं। वो सारे वीडियो आप लोगों को देखना है, समझना है। थोड़ी हार्ड भले हैं लेकिन समझने की कोशिश करना है, और वैसे ही आपके पूछे जाने हैं। उनमें से ही 8-10 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल आप लोग तैयारी कर लें। एक एक नंबर के महत्व को समझें, क्योंकि अभी जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे 1 नंबर पर कितने सारे लोग थे। निरंतर तैयारी करते चलें, एक भी वीडियो छोड़ें ना, बिल्कुल इनको रटने की कोशिश करें। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन ये सारा का सारा कवर कर लेंगे, और अगला इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें पुनः एक नई चीज़, मतलब कि एक दिन में कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, जो आपकी इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा। तो आप लोग कंटिन्यू बिल्कुल लगातार सीखते चलें और रटते चलें जो भी आपको एक दिन में मिल रहा है। और कोशिश ये रहेगी मेरी कि जिस दिन मुझे स्कूल से ज़्यादा टाइम मिलता है, आज चूँकि छुट्टी नहीं थी, स्कूल वैक्सीन वगैरह लग रही थी पुनः, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद जो छुट्टियाँ अभी आने वाली हैं उनमें यदि टाइम मुझे मिलता है तो पुनः आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।